नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़े जो भी उलझने हैं वो इस शो के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ये शो आप लाइव देख रहे होंगे यूट्यूब पर। अगर आपके कुछ सवाल है तो यूट्यूब पर भी अपने अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर इस बार हमने आपके सवालों को शामिल ना कर पाए तो अगले शो में उनको शामिल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस शो के खत्म होने के बाद आपको काफ़ी सारी दिलचस्प जानकारियाँ मिलेंगी टैक्स बचाने की और टैक्स प्लानिंग की, और यही हमारी कोशिश हर बार की तरह होती है। तो आज हम फोकस करेंगे आपके सवालों पर, दर्शकों के सवाल जवाब पर आज हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सारी क्वेरीज हमें आपकी मिल रही थी, तो वो इस शो में हमने आज शामिल करने की कोशिश की। और इसमें आज हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट पंकज मतपाल जी। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अब सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, हम बार बार टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं और अब फाइनेंशियल ईयर एंड भी होने वाला है। तो पहला सवाल तो मेरा वही होगा, क्योंकि सबके मन में आ रहा होगा कि अब धीरे धीरे आईटीआर फाइल करने का भी समय आ जाएगा। तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर एंड क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से टैक्स प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि ईयर एंड का समय तो सही नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं की है उनके लिए क्या ऑप्शन बच रहा है अब? पूजा जी नमस्कार। देखिए, पहली बात ये समझना जरूरी है कि हम जब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की, तो अक्सर हम जो डिडक्शंस अलाउड हैं उन पर फोकस करते हैं कि जो भी, चाहे वो 80C के तहत आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके पीपीएफ में या आपके सुकन्या समृद्धि योजना में, ईएलएसएस में, या आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना हो, तो वो समय से पहले हो जाना चाहिए ताकि आप उसे क्लेम कर सकें। उसके अलावा, क्योंकि अगर अगर आपका होम लोन है तो उसका तो इंटरेस्ट जा ही रहा होगा, उसमें कुछ करने जैसा कुछ है नहीं, तो उस पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन एनपीएस में यदि आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं 50,000 रुपीज तक का, तो वो भी आप समय पर कर लें। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आप ये देख लें कि ये सब करके आपको कितना टैक्स बचने वाला है। अदरवाइज यदि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आपको टैक्स कम लग रहा है। इसके मुकाबले यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं और ये सब डिडक्शंस का आप लाभ लेते हैं, तो अगर वो फायदा नहीं हो रहा है तो आप फिर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करें और फिर आपको ये सब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपने पुराने कुछ प्लान्स लिए हुए हैं जहां पर आपको प्लान कंटिन्यू करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसे आप बिल्कुल पूरा कीजिए। लेकिन जहां तक टैक्स बचाने की बात है, तो उसके लिए आप ये जरूर देखें कि आपके लिए कौन सी रिजिम सुटेबल रहेगी। ठीक है। तो ये है टैक्स प्लानिंग का तरीका। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फिर आप अपने डिडक्शन पर फोकस करना शुरू कीजिए। किन किन डिडक्शंस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने पहले भी काफ़ी चर्चा की थी कि अपने जो बिल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनका भी रिव्यू करने का अब ये सही समय है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। चलिए, अब वो शुरू करते हैं सवाल जवाब का तरीका, सवाल जवाब का सिलसिला। प्रदीप कुमार शर्मा जी ने हमें सवाल भेजा है। और पंकज जी, हमें काफ़ी सारे सवाल जो आते हैं ना, वो एलटीसीजी टैक्स पर आते हैं, मार्केट से जुड़े आते हैं कि अगर कोई मार्केट में निवेश कर रहा है तो किस तरह का टैक्स उस पर लगता है। इस बीच बहुत सारे सवाल हमने मिलना शुरू हुए हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में भी जो दिलचस्पी है वो बढ़ रही है निवेशकों की, वहाँ पर भी निवेश शुरू हो चुके हैं। तो एक सज्जन का सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं कि बायबैक से जुड़े किस तरह के टैक्स इम्प्लीकेशन होते हैं, उस पर एलटीसीजी के जो नियम है वो क्या कहते हैं, इसके बारे में वो थोड़ा समझना चाह रहे हैं आपसे। आपकी सलाह क्या होगी? बिल्कुल, देखिए, बायबैक का मतलब होता है कि जो कंपनी है अपने शेयर्स को वापस ले रही है। और ऐसे में क्योंकि जो कंपनी है जो शेयर्स को आपसे बायबैक कर रही है, उन्हें उसके ऊपर बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए जो इन्वेस्टर है उसे टैक्स नहीं पे करना है। तो अगर आप अपने शेयर वापस दे रहे हैं बायबैक के तहत, तो आपको टैक्स नहीं भरना है, कंपनी उस पर टैक्स पे करेगी। हम्म, ओके, ठीक है। तो ये है सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। और सुजय कुमार सिंह जी ने हमें सवाल भेजा है, और इनका सवाल हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है।
जो गिफ्टेड हाउस प्रॉपर्टी होती है, अगर ब्लड रिलेशन में आपको कोई प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट मिली है तो उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन किस तरीके से लगता है, ये बताना चाहेंगे। और अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं इस प्रॉपर्टी को तो फिर उसमें किस तरीके के टैक्स एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये वो समझना चाह रहे हैं। पंकज जी, ये भी सवाल काफ़ी सारी, ये एक्चुअली गिफ्ट से भी जुड़ा है, एक तरीके से हाउस प्रॉपर्टी से भी जुड़ा है। अब हम अमूमन देखते हैं कि गिफ्ट में आप अगर ब्लड रिलेशन में है तो काफ़ी सारे गिफ्ट दे सकते हो, उस पर ज़्यादा टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन इस केस में हाउस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है जो एज ए गिफ्ट दी जा रही है, तो ऐसे में टैक्स के नियम क्या कहते हैं? बिल्कुल, पहले बात करते हैं गिफ्ट की, चाहे वो घर हो या जी फिर कोई दूसरा कैश या काइंड में कोई भी गिफ्ट मिले आपको। जी तो जी। यदि वो आपके रिलेटिव्स से मिल रहा है, और रिलेटिव्स की डेफिनिशन जो है वो सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स में डिफाइंड है। यानी कि बच्चों से पेरेंट्स को या पेरेंट्स से बच्चों को, भाई-बहन से या फिर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट यानी कि दादा-दादी से मिले पोता-पोती को, या पोता-पोती थे अपने दादा-दादी को ऐसे गिफ्ट। और साथ ही भाई-बहन की मैंने बात की तो उनके स्पाउसेस, और पेरेंट्स के भी भाई-बहन और उनके स्पाउसेस, तो काफ़ी बड़ी डेफिनिशन है। तो ऐसे में यदि कोई भी गिफ्ट मिलता है ऐसे रिलेटिव से, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो कैश में मिल रहा है, घर मिल रहा है या कोई और चीज़ आपको मिल रही है। दूसरी बात, शादी के दौरान यदि कोई भी गिफ्ट मिलता है किसी से भी, रिलेटिव या नॉन रिलेटिव से, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और दूसरी बात ये है कि अदर देन रिलेटिव्स जो हमने डिफाइन किए, जनरली ब्लड रिलेटिव की हम बात कर रहे हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, कजिन से मिलेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो आपके रिलेटिव में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मामा, मामी, चाचा-चाची वो भी आपके रिलेटिव की डेफिनिशन में कवर होते हैं इनकम टैक्स। अब बात ये है कि यदि नॉन रिलेटिव से मिलता है तो 50,000 रुपीज़ की लिमिट है, जहाँ तक टैक्स नहीं लगता है। 50,000 से ऊपर यदि उस अमाउंट का गिफ्ट मिलेगा तो टैक्स लगेगा। अब घर की जो आपने बात पूछी, जब घर मिला है तो उस पर टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन जब ये घर बेचेंगे तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। यदि होल्डिंग पीरियड 2 साल तक का है तो शॉर्ट टर्म, और 2 साल से ज़्यादा का वक़्त हो गया है तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो आपकी टोटल इनकम होगी, उसके हिसाब से आपका टैक्स स्लैब वाइज़ कैलकुलेट होगा। आपकी इनकम के हिसाब से वो 5%, 10%, 20, 30 जो भी हो सकता है। और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो इसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और 20% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होगा। अब बात आती है वैल्यू की, वैल्यू क्या पकड़ेंगे? तो 2001 से पहले की का ये प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसने गिफ्ट किया है उन्होंने 2001 से पहले बाय किया था, तो फिर उस केस में जिस प्राइस पर वो बाय किया गया था वो प्राइस ले सकते हैं, या फिर आप 2001 की जो मार्केट वैल्यू है उसको आप ले सकते हैं। और 2001 के बाद परचेज़ किया गया था, तो जो भी उसकी जिस परचेज़ प्राइस जो था उसका, उससे आप इसका परचेज़ प्राइस मानकर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आपने पंकज जी और इस सवाल के ज़रिए हमें बताई। तो पहले तो हम दर्शक का धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये जो सवाल पूछा थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है। पहले तो गिफ्ट, जिसके लिए टैक्स के नियम अपने अलग होते हैं, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसमें अगर खरीदना बिकना या फिर कोई ट्रांजेक्शन आपने किया है तो ये भी एक एलिमेंट इसमें एडेड है। और प्लस रिश्तेदारों से या शादी के दौरान अगर आपको कोई प्रॉपर्टी देता है एज ए गिफ्ट के तौर पर, तो फिर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या आ सकते हैं, ये हमने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों जो हमारे दर्शक हैं उन्हें मदद मिली होगी। अब आगे बढ़ते मैं हैं और जी। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमने टैक्स कैलकुलेट किया, लेकिन हाँ, आपके पास टैक्स बचाने के जो प्रोविज़न होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड्स में या फिर दूसरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करके इस कैपिटल गेन जो हुआ है उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आपका टैक्स बचाया भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस सवाल के ज़रिए हमें पता चली। अगला सवाल ले लेते हैं, और परगट सिंह संधू जी ने सवाल भेजा है। ये एचयूएफ से जुड़ा सवाल है। इनकी एग्रीकल्चर इनकम है, और इनका एचयूएफ भी है जिसके ये करता है। ये रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं और हर साल एग्रीकल्चर इनकम शो कर रहे हैं। अब ये इनका सवाल ये है कि जो भी प्रॉफिट या इनकम इनको हो रहा है, क्या वो बाकी मेंबर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, और यदि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर क्या मेंबर्स पर अलग से कुछ टैक्स लाइबिलिटी बनती है? क्या सलाह देंगे आप इनको, पंकज जी? जैसे हमने बात की थी रिलेटिव्स की, इसी तरह से एचयूएफ में जो भी मेंबर्स होते हैं,
वो सारे रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आते हैं, यानी कि मेंबर्स को गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो एचयूएफ गिफ्ट देगा अपने मेंबर्स को, जो भी वहां पर पैसा है जो पूछ रहे हैं, और मेंबर्स के हाथ में जो पैसा आएगा वो उनको गिफ्ट रूप में आ रहा है, तो कोई टैक्स उन्हें नहीं पे करना है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह आपके लिए एचयूएफ गिफ्ट के ज़रिए। ये एक टेक्निक है, देखिए इसी को हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से समझ के तरीकों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो इस तरीके से आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं बड़े बड़े इनकम को। क्योंकि सरकार ये नहीं कह रही है कि आप की जो भी इनकम है उस पर आप उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप सरकार को दिखा रहे हैं, तो फिर सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग करके और अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो यह है एडवाइस आपके लिए, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। गुणवंत ठाकरे जी ने सवाल भेजा है। इनका सवाल है न्यू टैक्स रिजीम पे, जिसको जो कि इस वक्त का हॉट टॉपिक बना हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं सर कि अगर इनके पास होम लोन नहीं है तो क्या न्यू टैक्स रिजीम में जाने के फायदे हैं? देखिए, यदि आपका पूरा 4 लाख का डिडक्शन नहीं है, यानी कि 2 लाख जो हम 80सी की बात करते हैं और 80 सीसीडी 1 की बात करते हैं, प्लस 24 सेक्शन के अंडर में 2 लाख के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो 4 लाख हो जाता है। अगर उससे कम है, तो उस केस में मेरे हिसाब से, हालाँकि बहुत ये डिपेंड करती है कि टोटल इनकम कितनी है, फिर भी इन जनरल अगर बात करूँ तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए सूटेबल होगी। लेकिन सबसे अच्छा आंसर इसका ये है कि आप इस वक़्त पर जो भी कर रहे हों, जब आप आईटीआर फाइल करें, उस वक़्त कंपेयर कर लें और जो भी आपके लिए सूटेबल हो, वो आप कर लें। यहाँ तक कि यदि आपने एम्प्लॉयर को आपके डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स ज़्यादा बच रहा है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे इन जनरल आंसर आपके लिए बिल्कुल ये है कि न्यू टैक्स रेजिम सूटेबल रहेगी, लेकिन इसका फाइनल आंसर आपको आईटीआर फाइल करते समय जब कैलकुलेट करेंगे, तो मालूम चल जाएगा। पंकज जी, एक बार वापस से एक्सप्लेन करेंगे ये जो आपने कंपेयर किया, क्योंकि मुझे ध्यान है मैंने आपसे टैक्स महाकुंभ के समय भी ये सवाल पूछा था। अब मैं थोड़ा ये सवाल उल्टा कर देती हूँ। अगर किसी ने ओल्ड टैक्स रेजीम या न्यू टैक्स रेजीम में चुनाव नहीं किया तो न्यू टैक्स रेजीम तो बाय डिफॉल्ट हो गया है। अब अगला सवाल ये होगा कि ओल्ड टैक्स रेजीम किसी ने चूज कर लिया है, आपने जो प्रोसेस बताया उसके रिकॉर्डिंग उसने उसके अकॉर्डिंग उसने अपना टैक्स कैलकुलेट करके देखा और अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि न्यू टैक्स रेजीम ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऐसे में अगर उनको ओल्ड टैक्स रेजीम के बजाय न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट करना हो तो वो कब कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और ये जो कैलकुलेशन की आपने बात की कि दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इसका प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा अगर विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा सके तो। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि आप कब इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप जब हम्म। आईटीआर फाइल करेंगे, उस वक़्त पर आपने देखा कि पहले क्योंकि 31 मार्च हो गया, तो डेट निकल गई है, जो करना था कर चुके हैं। अब क्या करें? तो जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, उस वक़्त आपने देखा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शन क्लेम करके आपकी इनकम कितनी बन रही है और उस पर टैक्स कितना बन रहा है। दूसरी बात, अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैं डिडक्शन क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो जहाँ पर आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात ये है कि कितनी बार कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जब आईटीआर फाइल करेंगे, तो उस वक़्त पर जो आपके लिए अच्छा है, वो कर लीजिए और अगले फाइनेंशियल ईयर में जब आपको मालूम चलेगा कि ये नहीं, दूसरी वाला जो रेजिम है, वो बेटर है, तो वो कर लीजिए। इसमें कोई आपके लिए लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप कि इनकम जो है वो बिज़नेस और प्रोफ़ेशन से है, तो उस केस में एक बार आप कर सकते हैं इसको चेंज, यानी कि आप यदि डिफ़ॉल्ट में हैं, आप न्यू टैक्स रेजिम में एक बार हैं, फिर आपको वापस जाना है ओल्ड में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगले साल वापस नहीं आ पाएँगे। तो इसके लिए बस ये अंतर है कि सैलरीड के लिए अभी तक ये लिमिट नहीं लगाई गई है। फिलहाल के लिए ये माना जा सकता है कि आप जितनी बार चाहें, आप इसको हर साल अलग-अलग रेजिम में कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के नियम तो यही हैं कि आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जून में एक बजट भी आएगा, उसमें देखना होगा किस तरह का अनाउंसमेंट सरकार करती है न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम को लेकर। फिलहाल जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ये सलाह दी है, तो उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। हरि गुप्ता जी ने सवाल भेजा है और इनका कहना है कि बोनस शेयर जो 2018 के पहले के मिले हुए हों, क्या वो ग्रैंडफादर्ड हो सकते हैं, उसके नियम के तहत आ सकते हैं?
पंकज जी, ये ग्रैंडफादर के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और इन्हें आप क्या सलाह देंगे हरि जी को? देखिए 1 फरवरी 2018 को जब बजट अनाउंस हुआ था, तो उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं था इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के गेन्स पर। लेकिन क्योंकि 1 फरवरी 2018 को नए नियम लागू हुए थे कि इक्विटी पर भी अभी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, तो सरकार ने ये बोला कि 31 जनवरी 2018 तक जो भी वैल्यू बन गई थी उस शेयर की, वो आपका बेस प्राइस माना जा सकता है। इस सवाल का उत्तर ये है कि यदि बोनस शेयर आपको मिले थे, जो ऑब्वियसली फ्री मिले थे आपको, तो 31 जनवरी 2018 को जो उसकी वैल्यू थी उस दिन की, वो आपका बेस प्राइस होगा और जब आप बेचेंगे, तो जो भी आपका गेन होगा, उस प्राइस के ऊपर और जिस प्राइस पर आप बेच रहे हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा और उसके ऊपर आपको 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। पहला 1 लाख जो होता है एग्जेम्प्टेड होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 10% के रेट से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। तो जो प्राइस है वो आपका 31 जनवरी 2018 का जो शेयर का प्राइस था मार्केट में क्लोजिंग प्राइस, वो प्राइस आपके लिए एप्लीकेबल। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह हरि जी आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं और ये राजेंद्र तिवारी जी ने हमें भेजा है और इनका कहना है कि यदि कोई आईटीआर फाइल ही नहीं करता है लेकिन शेयर मार्केट के ज़रिए उनको इनकम मिल रही है, वो इन्वेस्टर हैं और उनकी आमदनी शेयर मार्केट के ज़रिए हो रही है 1 से 5 लाख के आसपास की या फिर उससे भी कम, तो उनके लिए क्या नियम लागू होंगे? अब यहाँ पे पंकज जी, ये तो नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये 1 से 5 लाख ये सालाना कह रहे हैं कि मंथली कह रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि चलिए सालाना अगर कह रहे हूँ, तो फिर क्या नियम इनके ऊपर लागू होंगे? क्योंकि इसमें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इसमें अराइज हो सकते हैं, तो थोड़े नियम बताइए और किस तरह की टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर बनेगी? बिल्कुल। देखिए, इस सवाल पूछने का मकसद मुझे लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक की इनकम का टैक्स नहीं लगता है या न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक की इनकम का टैक्स नहीं लगता है। इसका कई बार कन्फ्यूजन भी होता है लोगों के मन में। वजह ये है कि जब कहा जाता है कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए एप्लीकेबल है या फिर 7 लाख से ऊपर की भी इनकम हुई तो 7 लाख तक का इनकम कोई टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम की बात कर रहे हैं, तो 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता और न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस सवाल के जवाब में कहूँगा कि 3 लाख तक की अगर इनकम होती है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टैक्स नहीं पे करना है। बट 3 लाख से यदि ऊपर होती है, जैसा आप सुनते हैं कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसकी वजह ये होती है कि सेक्शन 87 ए के तहत आपको रिबेट मिलती है। यानी कि 3 लाख के ऊपर की जो इनकम है और 7 लाख के ऊपर इनकम बिल्कुल भी नहीं है, तो जो टैक्स बन रहा है उसमें छूट मिलती है। लेकिन ये आपके जहाँ पर स्पेशल रेट होते हैं वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यदि आप बात कर रहे हैं शेयर्स की, जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% रेट पर एप्लीकेबल है और शॉर्ट टर्म 15% पर है, ये है स्पेशल रेट। तो यहाँ पर सिंपल है, 3 लाख तक की इनकम होती है, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख के ऊपर जाती है, फिर आप भूल जाइए वो 5 लाख और 7 लाख, 3 लाख के ऊपर जाती है, तो एक्सीडिंग अमाउंट पर आपका जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से 10% या 15% बनता है, वो आपको पे करना होगा। बिल्कुल। तो आईटीआर तो देखिए आपको फाइल करनी होगी। अब पंकज जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, इनको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल, अगर ऐसा इन्वेस्टर जिसकी और कोई इनकम नहीं है और सिर्फ कैपिटल गेन से है या फिर सैलरी से है और वो हुँ। इनकम 50 लाख के नीचे है, 50 लाख से ऊपर है पर सैलरी की है और ये तो खैर बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल गेन की, तो यहाँ पर आईटीआर 2 इनके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन साथ में यदि और भी इनकम हो जाती है, बिज़नेस इनकम वगैरह, तो वहाँ पर आईटीआर 3, आईटीआर 4 भी एप्लीकेबल हो सकता है, जैसा भी केस होगा। और यहाँ पर जो सवाल बहुत सिंपल है कि कोई दूसरी इनकम है ही नहीं, तो यहाँ पर आईटीआर 2 में ये अपनी रिटर्न फाइल कर सकते ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें अनूप जी ने पूछा है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स पर इनका सवाल है कि क्या लॉन्ग टर्म में भी टैक्स लगता है? काफ़ी अच्छा सवाल है अनूप जी का, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में भी थी पंकज जी, काफ़ी पहले, और लोगों को होती भी है कि ईएलएसएस तो एज एन एग्जम्पशन यूज़ करते हैं, एटीसी में बाकायदा डिडक्शन है, 1.5 लाख तक का आप उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं अगर आपने ईएलएसएस में निवेश किया है तो। लेकिन अगर उसमें लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है तो
क्या लायबिलिटी बनेगी आपकी, क्या उस पर भी ईएलएसएस के जरिए जो आमदनी होगी क्या उस पर भी कुछ टैक्स लायबिलिटी लगती है? बिल्कुल देखिए, ईएलएसएस आपकी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। तो जो हम्म। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर या इक्विटी पर नियम लागू होंगे, वो इस पर भी लागू होंगे। तो यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि 3 साल का लॉक इन है, जो क्वालीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट करते वक़्त जैसा आपने कहा, डिडक्शन मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन जो गेन होगा उसके ऊपर आपको 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आपके लिए अनूप जी। नचिकेता मंगराज जी का सवाल है, मुझे उम्मीद है मैं नाम सही पढ़ रही हूँ। ये एक डॉक्टर हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। पंकज जी, सवाल थोड़ा लंबा है, काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज इन्होंने बताया है, हम ऑन एयर ये चलाने की भी कोशिश करेंगे। सैलरी इनकम के अलावा भी इन्हें कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहे हैं हॉस्पिटल से, फिर इन्होंने अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी रिडीम किया है। इनकी एएलएसएस और इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी इन्होंने डिटेल्स दी हैं कि 2 लाख तक की वहाँ पर है। एनपीएस में भी इनका निवेश चल रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा टैक्स रेजीम इनके लिए बेटर है। मेरे ख्याल से तो इस पर काफ़ी बात भी हुई और आपने भी ये कहा था कि अगर इतने सारे इन्वेस्टमेंट हैं दिखाने के लिए तो फिर ओल्ड टैक्स रेजीम बेहतर होगी। क्या सलाह देंगे नचिकेत मंगराज जी को, क्योंकि ये प्रोफेशनल है? बिल्कुल देखिए, डिडक्शंस तो काफ़ी हैं, डेफ़िनेटली उस हम्म। हिसाब से ओल्ड टैक्स रेजिम सूटेबल हो सकती है, लेकिन जो बात पता नहीं है वो है सैलरी। उन्होंने वहाँ कहा कि कॉर्पोरेट में डॉक्टर हैं, तो सैलरी भी कितनी है उस पे डिपेंड करेगा। तो अगेन मैं कहूँगा कि इसको आप कंपेयर कीजिए, जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि डिडक्शन ज़्यादा है, ओल्ड टैक्स रेजिम एक लिमिट तक अगर सैलरी है आपकी, तो वो सूटेबल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ तो ये डॉक्टर हैं और हो सकता है कि अच्छी सैलरी हो, तो यहाँ पर क्योंकि एक लिमिट के बाद आपको मालूम है कि 15 लाख के ऊपर 30% में वैसे भी चले जाएँगे न्यू टैक्स रेजिम में, और ओल्ड में 10 लाख के ऊपर, तो हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम भी इनके लिए सूटेबल हो सकती है। फाइनल आंसर तभी दिया जा सकता है जब आपके पास टोटल नंबर हो, कि सैलरी से कितनी इनकम हो रही है और डिडक्शन कितने हैं। फिर भी मोटा-मोटी मैं कहूँगा कि इनकी इनकम जो ये बता रहे हैं, वो 12.5 लाख के ऊपर जाने ही वाली है, और कैलकुलेशन कहता है कि यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम शायद बेटर इनको सूट करेगा। ओके, ठीक है, तो यह है सलाह आपके लिए। अगला सवाल हमें राम ने भेजा है और इनका सवाल एफएनओ से जुड़ा हुआ है। पंकज जी ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उनकी कुछ कमाई वायदा बाजार यानी कि एफएनओ के जरिए हुई है तो आईटीआर फाइल करते समय क्या वो कुछ एग्जेम्पशन का भी फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक तो बात बता दूँ, ये ओके। सवाल बहुत आता है और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसको क्लियर किया जाए। शेयर मार्केट जी। में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पे टैक्स आप पे करते हैं। लेकिन जब आप एफ-एंड-ओ में ट्रेड करते हैं, तो ये नॉन स्पेकुलेटिव बिज़नेस माना जाता है। तो जैसे आप कोई दूसरा बिज़नेस कर रहे हो, वैसा ही ये बिज़नेस माना जाता है, और इसके ऊपर आपको आपके एक्सपेंसेस यानी कि प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, आपके टेलीफ़ोन एक्सपेंसेस हो, आपका लाइट का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपके ऑफिस का रेंट हो, जो भी आपने ये बिज़नेस करने के लिए खर्च किए हैं, उसे आप यहाँ पर प्रोग्रेस हो, उसे आप माइनस कर सकते हैं। और ध्यान रहे उसके बाद में आपका जो भी यहाँ पर लॉस प्रॉफिट हुआ है, उस पर आपको फिर स्लैब रेट पर टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर कैपिटल गेन वाला टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो नेट इनकम आपकी आएगी, उसके ऊपर आप जिस टैक्स ब्रैकेट में होंगे, उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। ओके, ठीक है। तो ये सलाह बहुत अच्छा सवाल था आपका राम जी, क्योंकि इसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन भी होती है, आधे लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती वायदा बाजार से जो इनकम किया, लेकिन आपके सवाल जो आपने पूछा उसके ज़रिए काफ़ी लोगों को मदद भी मिली होगी। तो अच्छा सवाल था आपका, लेकिन अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी है। बट पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की जो भी टैक्स से जुड़ी उलझनें थी उन्हें सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन अगर कुछ सवाल अभी भी रह गए हैं आपके मन में तो आप हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हम अपने अगले भाग में उन सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।